ठीक है, आई एम ऑडिबल? यस सर। ऑडिबल हो रहा है? ध्यान से देखिए आप लोग, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए मुझे, इसके बाद फिर 5 मिनट का गैप देंगे हम। मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, साइक्लोट्रॉन, जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना? तो साइक्लोट्रॉन के बारे में आपको बस 3 बातें जाननी है कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक बात ध्यान से देखिए। दूसरी बात, इसका वर्किंग क्या है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना? और तीसरी बात, इसका डिमेरिट्स क्या है, इसका डिमेरिट्स क्या है। ये 3 बात आपको देखना है। साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, डिमेरिट्स क्या है, और इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना? और किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, वर्किंग में ही आपको बताएंगे कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। फिर से सुनिए, इस 10-12 मिनट के शॉर्ट वीडियो में केवल आपको मैं ये बताऊंगा कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग के साथ क्या है, वर्किंग में बताएंगे किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, साथ में इसके डिमेरिट्स क्या है, और इससे बोर्ड में काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, और इतनी बात की बात को आप कट कर दीजिएगा, ठीक है ना? यस सर। सबसे पहले इसका आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। साइक्लोट्रॉन में कुछ नहीं होता, साइक्लोट्रॉन में 2 डीज होते हैं, खूब गौर से देखिए, इत्मीनान से देखिए। साइक्लोट्रॉन में 2 डी शेप ऐसे बने होते हैं, ठीक है ना? और उनके बीच गैप होता है, लेकिन बात नहीं करिए। साइक्लोट्रॉन में 2 डी शेप ऐसे बने होते हैं, ठीक है ना? यस सर। और उनके बीच गैप होता है, ठीक? और इन दोनों डीज में क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। इन दोनों डीज में क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। इतनी बात समझ गए? साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, गौर से देखिए, ध्यान से समझिए बातों को। 2 डीज होते हैं और दोनों डीज में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, और मैं पूरा बना नहीं रहा हूं, समझ लीजिए कि दोनों डीज में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना? ये बीच का जो रीजन होता है, इसमें ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बीच का जो रीजन होता है, इसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो फटाफट अपने डायरेक्शन को चेंज करती है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो फटाफट अपने डायरेक्शन को चेंज करती है, ठीक? फिर से देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन बता रहे थे। साइक्लोट्रॉन स्टार्ट करने गए और आपको बताया, कंस्ट्रक्शन बताएंगे, वर्किंग बताएंगे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है ना? फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट बताएंगे कि क्या कहते हैं, इसके डिमेरिट्स। इतनी बातें आपको बताएंगे, ठीक है? तो साइक्लोट्रॉन में सबसे पहले मैंने बताया कि उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। 2 ऐसे डी शेप होते हैं, और इन दोनों डी शेप में क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इस बीच के रीजन में क्या होता है, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत से बेटा, अब सबसे पहले आप जान लीजिए साइक्लोट्रॉन का पर्पस क्या है, यानी एम क्या है, साइक्लोट्रॉन से हम क्या करते हैं, ये जान लीजिए, ठीक है ना? साइक्लोट्रॉन, तो उसको आप सुन लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, अभी केवल सुनने पे ध्यान दीजिए, और दिमाग में मेरा पूरा मेंटल मैप बनाइए मेरी बातों का। इसको दोबारा सुनिएगा, कोई किताब मत देखिए, छूइएगा मत, टच मत करिएगा, सवाल आप लगाइए, ठीक है ना? तो अब देखिए, साइक्लोट्रॉन है क्या? साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस, साइक्लोट्रॉन इज एन अरेंजमेंट, ठीक है ना? 2 4 6 नहीं। तो देखिए, अब देखिए साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस, इट इज एन अरेंजमेंट टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल टू अ वेरी हाई स्पीड। चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड पे एक्सेलरेट करने के लिए जिस डिवाइस का, जिस अरेंजमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, उसी को साइक्लोट्रॉन कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अब चार्ज पार्टिकल को क्यों एक्सेलरेट, क्यों हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल हमको जरूरत है, ये आप तब समझ जाएंगी जब आप क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। हाई स्पीड की एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स की हमको आवश्यकता होती है बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में। तो हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल को हम कैसे ऑब्टेन करें, कैसे हमको ऐसी चार्ज पार्टिकल्स मिले जिनकी स्पीड बहुत हाई हो, तो वही स्पीड हाई करने के लिए हम जिस अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उसी को साइक्लोट्रॉन कहते हैं। साइक्लोट्रॉन में 2 डी शेप ऐसे होते हैं, दोनों और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, बीच में ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है ना? यस सर। इस बीच के रीजन में हम कोई सब्सटेंस रखते हैं जिससे हम वो चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, जिस चार्ज पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट करना है। बात समझ बेटा, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब क्या होता है, जैसे यहाँ ये प्रोड्यूस हुआ चार्ज पार्टिकल, तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है,
तो प्रोड्यूस होते ही क्या होता है, उस समय मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो उसके बीच में है वो इधर रहता है। तो ये चार्ज पार्टिकल इस बीच में एक्सेलरेट किया, इस बीच में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट किया, ठीक है ना। एक्सेलरेट करके जैसे ही वो डी में घुसा, जैसे ही वो डी में एंटर किया, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई और आप देख रहे हैं कि ये चार्ज पार्टिकल किसी स्पीड से इस मैग्नेटिक फील्ड में, डी के मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर किया। तो कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। इस तरह की बात आप जानते हैं पहले से, पुरानी क्लास में मैं बता चुका हूँ। जब सर्कुलर मोशन किया तो ये ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक जाएगा। जब ये सर्कुलर मोशन किया तो यहाँ से यहाँ तक करके सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। करके ये फिर इसी में पहुंचा, फिर इसी गैप में पहुंच गया। इस गैप में जब तक यहाँ से यहाँ तक घूम के पहुंचता है तब तक ये ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ये बदल जाता है, इधर जाता है। ये चार्ज पार्टिकल केवल इसी गैप में एक्सेलरेट होता है, इस गैप में एक्सेलरेट नहीं होता है, इस डी में एक्सेलरेट नहीं होता है, केवल इस डी के बीच का जो गैप है उसमें एक्सेलरेट होता है। थोड़ा खान सर की तरह पढ़ाएंगे, हाँ सर एकदम एक्टिंग करेंगे, हाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोड़िए धीरे धीरे। वो एक्टिंग थोड़ी हाँ ठीक है, वो उनके नेचर में ही वही, नेचर में ही आ गया, करते करते आ जाता है। तो देखिए अब ये यहाँ एक्सेलरेट किया, स्पीड बढ़ी, इस डी में ये ऐसे गोल घूमेगा, गोल घूम के यहाँ पहुंचा, फिर इस रीजन में पहुंचा, फिर एक्सेलरेट हो गया। यस सर। तो अब स्पीड, इसमें जो स्पीड थी उससे ज्यादा स्पीड से इसमें एंटर किया, ज्यादा स्पीड से एंटर किया। तो ज्यादा स्पीड से एंटर करने में क्या चेंज हुआ, टाइम पीरियड की रेडियस, रेडियस बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छा लगा। रेडियस चेंज होगा, टाइम पीरियड नहीं चेंज होगा, बस में केवल टाइम पीरियड वही रहेगा। अब इसमें घुसा तो और बड़ा रेडियस मारा, यस सर। और फिर जब यहाँ पहुंचा टाइम पीरियड वही है, तो उस टाइम पीरियड में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर हो गया, फिर इसमें एक्सेलरेट कर गया, फिर इसमें एक्सेलरेट कर गया और फिर और बड़ा रेडियस मारा। बात समझ में? इस तरीके से वो कई चक्कर मारता है और चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और जब एक पर्टिकुलर स्पीड हो जाती है, पर्टिकुलर स्पीड से मतलब है पर्टिकुलर रेडियस, जैसे ऐसे हाथ सही करिए, एकदम अच्छे से बढ़िए, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है तैसे ऐसे उसका रेडियस बढ़ता जाता है, ठीक है ना। और एक पर्टिकुलर रेडियस पे जब ये पहुंचता है, मान लीजिए ये, ठीक, अब इससे ज्यादा स्पीड, इस पर्टिकुलर रेडियस के स्पीड के पार्टिकल की जरूरत है, बात समझे। तो यहाँ एक डिफ्लेक्टर लगा होता है और इस डिफ्लेक्टर से डिफ्लेक्ट होकर पार्टिकल यहाँ आ जाता है और पार्टिकल को यहाँ पे हम अपने यूज में ले लेते हैं, बात समझ में, पार्टिकल को अपने यूज में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये साइक्लोट्रॉन का वर्किंग है और ये साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन है। फिर से एक बार जल्दी से नेट शेल में सुनिए, मैंने साइक्लोट्रॉन पढ़ाना शुरू किया, पहली बात, ठीक। दूसरी बात ये बताया साइक्लोट्रॉन का पर्पस क्या है, एम क्या है, टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल फॉर एट अ वेरी हाई स्पीड, दूसरी बात बताई, ठीक है ना। तीसरी बात मैंने बताई कि हाई स्पीड की जरूरत क्यों है, मैंने बोला मॉडर्न फिजिक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो उसमें पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, ठीक है ना। चौथी बात कंस्ट्रक्शन क्या है, तो दो डी शेप होता है, दोनों में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बीच के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऑक्सीलेटिंग है, यानी कि बराबर चेंज होता रहता है, इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने चार्ज पार्टिकल वो सोर्स रखा जिससे चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस किया, जब चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ तो इस रीजन में एक्सेलरेट हुआ, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, शुरुआत में एक्सेलरेट करके यहाँ पहुंचा। जब इसमें एंटर किया तो क्या हुआ कि जिस स्पीड से एंटर किया था उसके बाद स्पीड नहीं बढ़ेगी, उसके बाद वो सर्कुलर पाथ पे आ जाएगा, ये पहले पढ़ा चुके हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। फिर जब यहाँ पहुंचा तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगा उतना ही टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर यहाँ और तेज स्पीड आई, फिर और बड़ा चक्कर मारा, फिर आया, फिर और बड़ा चक्कर मारा, इस तरीके से इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे इसका रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन बढ़ेगा, लेकिन टाइम पीरियड वही रहेगा। तो उसी हिसाब से ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट कर देते हैं और फिर जब एक एप्रोप्रिएट रेडियस हो गया, यानी एप्रोप्रिएट स्पीड हो गई, यहाँ डिफ्लेक्टर लगा होता है और उससे लड़ के डिफ्लेक्ट हो जाता है और हमारे यूज में आएगा। ये कुल वर्किंग है, ये कुल हमारा कंस्ट्रक्शन। बात समझ में आ गई, एकदम साफ साफ तरीके से 10, 12, 15 पॉइंट्स को आप समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और समझते ही बोर्ड लेवल के सवाल लग जाते हैं। अगर आपको केवल इंग्लिश आती हो, इंग्लिश तो आती है आपको, ठीक है ना, बस समझ सके क्या दिया क्या पूछ रहा है, तो बस, और बस इतना ही है, बस तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो ये बात हो गई, ये बात हो गई। अब आप देखिए
अब आप गौर से देखिए इसके डिमेरिट्स क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है, यानी साइक्लोट्रॉन के क्या क्या डिमेरिट्स हैं। ये तो मैंने बता दिया कि इसका पर्पस क्या है, इसका एम क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। अब इसके डिमेरिट्स सुनिए, क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं साइक्लोट्रॉन की, बात समझ में। डिमेरिट नंबर 1, ऐसे किसी चार्ज पार्टिकल को ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रॉन। अगर चार्ज नहीं है तो यहाँ फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनर स्पीड बढ़ा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अनचार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी नहीं, बस बात खत्म। पहला डिमेरिट तो क्वाइट ऑब्वियस है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट एनी पार्टिकल व्हिच इज नॉट चार्ज्ड। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। दूसरी बात देखिए, इट कैन नॉट एक्सेलरेट द पार्टिकल्स अबव अ गिवन लिमिट। खूब ध्यान से सुनिए, एक दी हुई स्पीड से ज्यादा ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता। क्लियर है, एक दी हुई स्पीड से ज्यादा इधर देखिए ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब स्पीड बढ़ती है तो मैंने आपसे पहले ही बताया था, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर किसी पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है तो उसका मास भी चेंज होता है। yes, अगर किसी स्पीड v पर उसका मास m है तो m बराबर m0, यानी जब रेस्ट पे था तब जो मास, और इस समय आपका जो मास हो वो m0 है, ठीक है ना। अब स्पीड से मूव करा दिए, अगर किसी पार्टिकल का मास जब रेस्ट पे था तो m0 है, अगर उसको v स्पीड से मूव करा दिए तो उसका मास इस तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है ना। चेंज होगा तो हाँ, टाइम पीरियड चेंज हाँ, होगा। ये क्या होता है, v² हाँ, ये आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। हाँ। अगर v नॉर्मली v बहुत कम होता है, हमारे आपका मूव करने का भी, मोटरसाइकिल से मूव कर रहे हैं, बस से मूव कर रहे हैं, ट्रक से मूव कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल होता है, तो नॉर्मली तो उसका असर नहीं होता है। लेकिन एक दी हुई स्पीड पर अगर पार्टिकल मूव करने लगे जो कि कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट है, तो ऐसे केस में ये फैक्टर सिग्निफिकेंट हो जाता है। और जब ये फैक्टर सिग्निफिकेंट हो जाता है तो मास में सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, और जब मास में चेंजेस आते हैं तो इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। बात समझ। और जब टाइम पीरियड चेंज हो जाता है तो क्या होता है, मान लीजिए जिस समय यहां से घूम के आई उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो उस हिसाब से सेट होता है। लेकिन जब उसका टाइम पीरियड चेंज हो गया तो इसी को अच्छे शब्दों में कहते हैं पार्टिकल आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है, ठीक है ना। मतलब जब एक्सेलरेट करना है तब डिसेलरेट करना चालू हो जाती है। तो दो बड़े बड़े डिमेरिट्स हैं, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल एंड लाइक न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा। और नंबर टू डिमेरिट है कि इट कैनॉट एक्सेलरेट एनी चार्ज पार्टिकल अबव अ गिवन लिमिट। एक रेंज तक उससे ज्यादा वो स्पीड नहीं बढ़ा सकती, ठीक है सर। मतलब कि एक साइक्लोट्रॉन किसी पार्टिकल को इतनी स्पीड तक ले जा सकता है कि वो कंपैरेबल टू दैट ऑफ लाइट। हाँ, तो फास्ट स्पीड जरूरत ही, हाँ, इतना तक ले जाता है। अच्छा, एक और डिमेरिट हम नहीं कह सकते हैं कि अगर उसका रेडियस बढ़ता जाएगा तो एक वक्त ये भी तो आएगा कि जो साइक्लोट्रॉन का साइज होगा उसकी इक्वल हो जाएगा, लास्ट एंड पर आएगा तो उसको उससे भी ज्यादा नहीं ले जा पाएंगे हम। हाँ, चलो उस हिसाब से सेट करते हैं, उस हिसाब से सेट करते हैं कि उससे पहले डिफेक्ट उससे पहले डिफेक्ट करा लेते हैं, ठीक है ना। रेडियस तो बढ़ता ही है, स्पीड बढ़ती है, रेडियस बढ़ता गया, एकदम एंड पर यहाँ डिफेक्टर होता है, डिफेक्ट करके इसे निकाले, यूज कर, ठीक है ना। चौथा एक और डिमेरिट नहीं है, ये बात आप केवल सुन लीजिए कि साइक्लोट्रॉन को बेसिकली हम यूज करते हैं प्रोटॉन्स को और हीलियम पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराने में, प्रोटॉन्स और हीलियम पार्टिकल्स को, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के केस में और न्यूट्रॉन के केस में तो खैर एकदम ही इनइफेक्टिव है, और इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जो है वो क्या होता है, हाँ, वो थोड़ी ही देर बाद वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम हो जाता है और बहुत जल्दी ही उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है, तो बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके बोर्ड में जो छोटे मोटे क्वेश्चंस बनेंगे या इवन कॉम्पिटिशन्स में बनेंगे वो कैसे बन सकते हैं मैं एक बार बता दे रहा हूँ, और उसके बाद जब आप सवाल 10-15 मिनट लगाएंगे तो ये बात एकदम साफ हो जाएगी, कोई भी सवाल आएगा फट मार देंगे, बात समझ में। तो अब आप देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है, जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है उस पार्टिकल का, वो क्या होता है, ट्वाइस पाई m बाई क्यूबी। जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, ट्वाइस पाई m बाई क्यूबी, ठीक है। लेकिन वो सेमी सर्किल ही कंप्लीट करती है ना, सेमी सर्किल ही कंप्लीट करती है,
जब सेमी सर्कुलर कंप्लीट तभी तभी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाती है। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है तो सेमी सर्कुलर कंप्लीट करके ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाती है। तो अगर टोटल टाइम पीरियड है क्या कहते हैं टी, तो टी होगा ट्वाइस पाई एम बाई क्यू बी, यानी पाई एम बाई क्यू बी वो टाइम होगा जिस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा। बात समझ में? और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड क्या होगा? एक टाइम पीरियड क्या होगा जब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो और फिर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो, वो कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? सर एक बार फिर सकता है। देखिए सुनिए, हम ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा डिस्टेंस, अगर मान लीजिए इस सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड टी है तो टी बराबर ट्वाइस पाई एम बाई क्यू बी होगा। अरे सब पाई है होगा। हाँ, पूरा कर कहाँ रहा है? हाँ। ये सेमी सर्किल कंप्लीट करते ही बाहर चला आ रहा है ना। तो अगर इसका पूरा टाइम पीरियड ट्वाइस पाई एम बाई क्यू बी होगा, पूरा टाइम पीरियड, ये पूरा टाइम पीरियड इस पार्टिकल का ट्वाइस पाई एम बाई क्यू बी होगा। लेकिन वो टाइम जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए वो क्या होगा? वो टी होगा, टी बाई टू इज इक्वल टू पाई एम बाई क्यू बी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? इस टाइम के बाद वो चेंज होना चाहिए। ठीक है ना? अब ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टाइम पीरियड कब कवर होगा? पाई एम बाई। जब एक बार यहाँ से ये डायरेक्शन था तो ये डायरेक्शन हुआ, ठीक है ना, और फिर इस डायरेक्शन से ये डायरेक्शन हुआ तो पूरा होगा। ठीक है ना? तो इसका टाइम पीरियड, इस ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का भी टाइम पीरियड यही होना चाहिए। इस ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का भी टाइम पीरियड यही होना चाहिए जो उसका टाइम पीरियड है रिवोल्यूशन का। ऐसी छोटी मोटी बात एकदम क्लियर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये सब हो जाएगा। सर ये लास्ट में फिर से बता दीजिए कि ऑसिलेटिंग देखिए ये ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम हाँ सर, पीरियड समझ गए। इसके टाइम पीरियड के बराबर होना चाहिए, तभी वो बराबर एक्सेलरेट करती जाएगी। उस हिसाब से हम सेट करेंगे। तो इस तरह का अगर प्रश्न आपसे पूछे, आपसे कह दिए ऑक्सीलेटिंग, जब आप सवाल लगाएंगे तो बातें एकदम साफ हो जाएंगी। अगर आपसे पूछे ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड दे दे, फिर पूछ ले कि आप ये बताइए कि मास दे दे पार्टिकल का, ठीक है ना, चार्ज दे दे, ठीक है ना, आपको मास दे दे पार्टिकल का, चार्ज दे दे, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी दे दे, और आपसे पूछ ले ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड क्या होगा, तो निकाल लेंगे क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, निकाल लेंगे। वही टाइम पीरियड होगा जिस टाइम पीरियड में पूरा घूमे, क्योंकि ये भी तो आधा ही सर्किल घूम रहा है, ठीक है ना, और एक बार चेंज होना आधा ही ऑक्सीलेशन तो हुआ, तो दोनों का टाइम पीरियड बराबर होगा। कहने का मतलब ये। और सिंपल क्वेश्चन आपसे इस तरह के पूछ ले कि आपको इस रेडियस, इस डी का रेडियस दे दे, इस डी का रेडियस दे दे, और पूछ ले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेट पार्टिकल की कितनी हो सकती है, वो भी निकाल लेंगे। तो अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेटिंग पार्टिकल कितनी हो सकती है तो वो भी निकाल लेंगे। डी का रेडियस दे दे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, के मैक्स कितनी हो सकती है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी मैक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? तो मास तो आपको दिया रहेगा, और वी मैक्स निकालने के लिए आपको रेडियस दिया है, वी मैक्स निकालने के लिए आपको रेडियस ऑफ द डी दिया है। भाई मैक्सिमम, भाई सुनिए, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटिंग पार्टिकल पूछ दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको डी का रेडियस दे देगा, डी का रेडियस दे देगा, वो दिया रहेगा न्यूमेरिकल में। तो आप क्या करेंगे, अगर डी का रेडियस दिया है जो न्यूमेरिकल में दिया है, तो आप उससे वी मैक्स निकाल लेंगे, क्योंकि रेडियस कितना होगा पार्टिकल का, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी, ये ना होता है, ये आपको पता है। तो m आपको पता है, दिया ही रहेगा, या पार्टिकल का नाम दे देगा तो m निकाल लेंगे, q आपको दिया रहेगा, ठीक है ना, b आपको दिया रहेगा, r मैक्स से करस्पॉन्डिंग v मैक्स हो जाएगा। मेरी बात समझे, r मैक्स के करस्पॉन्डिंग v मैक्स हो जाएगा, समझ आ रहा ना? बोलो भाई। 19-20 फिर से बोल दें बात, फिर से सुनो, धैर्य से सुनो, ध्यान से सुनो। एक तो टाइम पीरियड इस ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस पार्टिकल का सेम होना चाहिए, पहली बात। कोई बट है बताओ भाई। नो सर। अच्छा, अब दूसरी बात, इस चार्ज पार्टिकल का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर होना चाहिए। कोई दोहरा है इसमें कहीं से, कोई प्रॉब्लम है? तो अब वी मैक्स कैसे निकलेगा, आर मैक्स से करस्पॉन्डिंग वी मैक्स होगा, क्योंकि पार्टिकल का मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है, आर मैक्स से करस्पॉन्डिंग वी मैक्स होगा। आप पुट कर दिए मैक्सिमम काइनेटिक। इसी तरह के सवाल आपके आते हैं, इससे ज़्यादा कठिन सवाल आपको नहीं आएंगे।
अब आप कट कर दीजिए, फिर सेलेनाइड और टेराइड हो जाएगा।